नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति और बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारतीय कंपनियों को निवेश का न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता आज। बुलेट ट्रेन नेटवर्क समेत कई समझौतों की उम्मीद। तुर्कमेनिस्तान में आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। शांति, सुरक्षा और विकास पर होगी बात। कल रखी जाएगी तापी गैस परियोजना की आधारशिला। पेरिस जलवायु सम्मेलन का आखिरी मसौदा तैयार, मंजूरी के लिए आज होगा पेश। भारत का विकसित देशों से उत्सर्जन और वित्तीय मदद पर लचीला रुख अपनाने पर जोर। नेपाल में नए संविधान पर गतिरोध बरकरार, सरकार और मधेसी नेताओं की बातचीत फिर नाकाम। रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दोनों पक्ष। काबुल के राजनयिक इलाके में आतंकी हमला, स्पेन के एक पुलिसकर्मी की मौत, कई जख्मी। तालिबान से शांति वार्ता के प्रयासों को झटका। और बात हम करेंगे तमाम दूसरी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले खबर अफगानिस्तान से है, जहां राजधानी काबुल के राजनयिक इलाके शेरपुरा में बीती रात तालिबान आतंकवादियों ने हमला किया। स्पेन के दूतावास के पास कई गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। इलाके में लगातार गोलियां चलने और कार बम धमाके की आवाजें आई। हमले में स्पेन के एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। इस इलाके में कई विदेशी एनजीओ के कार्यालय भी हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है और उसने कहा है कि एक विदेशी गेस्ट हाउस निशाने पर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और बंदूकधारियों की तलाश की जा रही है। इस हफ्ते तालिबान का यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले कंधार हवाई अड्डे पर 11 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 12 जवानों समेत 50 लोगों की मौत हो गई थी। नए हमलों से तालिबान के साथ शांति वार्ता शुरू करने के अफगान सरकार के प्रयासों को भी धक्का लग सकता है। رولاد می ساحه یک موتر انفجار کرده و تقریبا برقای ساحه را ما قطع کردیم. قطعات عملیاتی ما قطعاتی که مخصوص عملیات های شبانه هستند، اینا در ساحه حضور پیدا کردیم. और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज शिखर वार्ता होनी है। दोनों नेता पिछले 1 साल के दौरान लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। दोनों देश बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनाने से जुड़ा समझौता भी कर सकते हैं। जापान ने भारतीय कंपनियों को निवेश का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आज दिल्ली में सालाना शिखर वार्ता करेंगे। दोनों नेता पिछले 1 साल में लिए गए फैसलों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इनमें व्यापार और निवेश से जुड़े फैसलों पर दोनों नेता खास जोर देंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद है। इनमें बुलेट ट्रेन से जुड़ा समझौता भी है। भारत में पहला बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनाने का काम जापान को मिल सकता है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनने वाले इस नेटवर्क पर करीब 98,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। शिखर वार्ता के बाद दोनों नेता वाराणसी जाएंगे और वहां दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल जापान के प्रधानमंत्री ने जापान भारत इनोवेशन सेमिनार में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत के विकास में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। 最も可能性を秘めた二国間関係であります。強いインドは日本のためになり、強い日本はインドのためになる。そして強い日印関係はアジアひいては世界の平和と繁栄のためになる。 शिंजो आबे ने भारतीय कंपनियों को निवेश का न्योता भी दिया। インドの経済界の皆様にはぜひ再生した日本をその目で確かめていたい。そして日本に投資をしていただきたい。 जापान के प्रधानमंत्री 3 दिन के भारत दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए शिंजो आबे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री के दौरे से रिश्तों में गर्मजोशी और बढ़ेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के तुर्कमेनिस्तान दौरे का आज दूसरा दिन है। बीती रात उपराष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति उर्बांगुली बरदमुखामेदेव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति आज शांति, सुरक्षा और विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का आयोजन तुर्कमेनिस्तान की परमानेंट न्यूट्रलिटी के 20 साल पूरे होने पर किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति रविवार को तुर्कमेनिस्तान के प्राचीन शहर मुरी जाएंगे। यहां तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। 7.6 अरब डॉलर की ये परियोजना साल 2018 तक पूरी होनी है। इस पाइपलाइन से 30 साल तक हर दिन 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलनी है। इसमें से भारत को 38 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला खुद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में मौजूद हैं, उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। संदीप, शुक्रिया जुड़ने के लिए। कल राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, स्वागत किया गया उपराष्ट्रपति का, किस तरह की बात हुई है? हम जानते हैं ये द्विपक्षीय दौरा नहीं है सिर्फ, ऐसे में किस तरह की बातचीत हुई है और आज उपराष्ट्रपति का किस तरह का कार्यक्रम है? जी प्रीति, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के आज के कार्यक्रम की बात करें तुर्कमेनिस्तान दौरे की, तो सबसे पहले 10:15 बजे निरपेक्षता स्तंभ पर वो श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 11:30 बजे निरपेक्षता नीति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है यहाँ अशफाबाद में एक दिन का। इसमें करीब 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बरदमुखामेदोव इन सभी का स्वागत करेंगे। करीब 11 बजे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की वो आह्वान करेंगे सम्मेलन के लिए। इस सम्मेलन में करीब 11:40 पे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी संबोधित करेंगे। और ये सम्मेलन एक दिन का है। इस सम्मेलन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। और आज के और दूसरे कार्यक्रम की बात करें तो इसके बाद 1:30 बजे राष्ट्रपति गुरबांगुली बरदमुखामेदोव उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी समेत विशिष्ट प्रतिनिधियों के सम्मान में बोल देंगे जी। और शाम की कार्यक्रम की बात करें, आपका जो आखिरी कार्यक्रम है तो 5:15 बजे यहाँ स्थानीय समय के मुताबिक, माफ कीजिए, स्थानीय समय के मुताबिक 4:45 बजे रहेगा, क्योंकि भारतीय समय 5:15 रहेगा। जी। उस समय महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन करेंगे राष्ट्रपति। इस प्रतिमा का अनावरण जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिस प्रतिमा के उपराष्ट्रपति आज जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बिल्कुल, ये आज का कार्यक्रम है संदीप, लेकिन हम जानते हैं सभी की नजरें तापी परियोजना को लेकर भी है। काफी विलंब पहले ही हो चुका है, क्योंकि 90 के दशक में महत्वाकांक्षी परियोजना बनी थी और 2018 तक इसे पूरा होना है। अगर भारत के नजरिए से समझें तो इस परियोजना का कितना महत्व है जिसकी आधारशिला रखी जानी है कल? देखिए, अगर प्राकृतिक गैस की बात करें तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा स्रोत है तुर्कमेनिस्तान, और प्राकृतिक गैस की दुनिया भर में अभी जरूरत है। खातिर भारत की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा के हिसाब से ये परियोजना बेहद अहम है। बिल्कुल। ये परियोजना अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत आने तुर्कमेनिस्तान थे, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से इस परियोजना को बेहद अहम माना जा रहा है। और काफी समय से परियोजना पर बातचीत चल रही थी, करीब 15 साल से, लेकिन 2002 में फ्रेम में एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद अब आप समझ लीजिए कि 2015 में कल जो है इस परियोजना का जो है औपचारिक उद्घाटन हो रहा है जी। और ये उद्घाटन नैली शहर में होगा। यहाँ से इस कार्यक्रम में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के अलावा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी एक उद्घाटन मौके पर मौजूद रहेंगे। और ये परियोजना बेहद अहम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की जो प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। 7.6 अरब डॉलर की परियोजना जो 2018 तक पूरी होनी है, कल आधारशिला रखी जानी है। इसके अलावा आज उपराष्ट्रपति तमाम सम्मेलनों में भी हिस्सा लेंगे तुर्कमेनिस्तान में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल में नए संविधान पर गतिरोध बरकरार है। सरकार और मधेसी फ्रंट के बीच शुक्रवार को दूसरे दिन भी वार्ता नाकाम रही।
दोनों पक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बैठक में शामिल ही नहीं हुआ। नेपाली कांग्रेस के महासचिव प्रकाश मान सिंह ने कहा, नेपाली कांग्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुई क्योंकि पार्टी ने सरकार, फ्रंट और नेपाली कांग्रेस के बीच त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने से पहले वरिष्ठ मधेसी नेताओं के साथ बातचीत करने को वरीयता दी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला ने तराई मधेस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महन ठाकुर के साथ वर्तमान राजनीतिक संकट से जुड़े मुद्दों और गतिरोध दूर करने के विषय पर बातचीत की। मधेसी नए संविधान के तहत अपने पैतृक होमलैंड के विभाजन का विरोध कर रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौते का आखिरी मसौदा तैयार हो गया है। फ्रांस के मुताबिक मंजूरी के लिए आज इसे पेश किया जाएगा। इस बीच मसौदे पर सहमति के लिए बैठकों का दौर जारी है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात की। भारत ने उत्सर्जन और वित्तीय मदद पर लचीला रुख अपनाने की मांग की है। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 195 देशों के प्रतिनिधि मतभेद सुलझाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। मतभेदों को सुलझाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से फिर मुलाकात की। पर्यावरण मंत्री की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से भी हुई। जावड़ेकर ने कहा कि किसी समझौते तक पहुंचने के लिए विकसित देशों को उत्सर्जन और वित्तीय मदद पर लचीला रुख अपनाना होगा। दूसरे देश भी संतुलित समझौते की मांग कर रहे हैं। We want it to be fair, we want it to be balanced, ambitious and legally binding. So this is our goal. And we also like to see that this outcome, Paris outcome, may lead the whole global community to a low carbon future. मेजबान फ्रांस के साथ संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है कि अभी 3 अहम मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। विकसित और विकासशील देशों के बीच कैसे अंतर किया जाए, विकासशील देशों को वित्तीय मदद का निर्धारण कैसे हो और बढ़ते तापमान को कितना कम किया जाए। मेजबान फ्रांस का कहना है कि किसी करार तक पहुंचने के लिए सभी देशों को कुछ न कुछ समझौते करने होंगे। Toutes les conditions sont réunies pour obtenir un accord universel ambitieux. Et probablement, les observateurs le reconnaissent, les conditions n'ont jamais été aussi favorables, si je puis dire. इस बीच पेरिस में जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ठोस समझौते के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पेरिस में एफिल टावर को भी सजाया गया है और इसमें लिखा गया है, पेरिस में कोई प्लान बी नहीं है। संदेश में सभी देशों से मजबूत समझौते की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार दिल्ली में अब नई डीजल कारों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को भी डीजल गाड़ियों को न खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली सरकार के सम और विषम फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में अब नई डीजल गाड़ी के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। केंद्र और राज्य सरकार को डीजल गाड़ी नहीं खरीदने के आदेश दिए हैं। बिल्डिंग मटेरियल से होने वाले प्रदूषण पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खुले में रखे बिल्डिंग मटेरियल को अब जब्त कर लिया जाएगा। एनजीटी ने राज्य सरकार के सम और विषम फॉर्मूले पर भी ऐतराज जताया है। तकरीबन 1300 से 1600 रोज नई गाड़ियों का इजाफा हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर, और भी जो पुरानी गाड़ियां हैं तो उनको आप फेज आउट कैसे करोगे। उसी पूरी प्रक्रिया के दौरान आज कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी और बाकी सबसे पूछा है कि अपने अपने आप स्टैंड बताओ। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इस फैसले पर विचार करेगी। किसी भी पक्ष से और किसी का कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई ओपिनियन आती है तो वो स्वागत योग्य है, क्योंकि उन सारे चीजों से ही एक अल्टरनेट बिल्ड होता है और उस तरफ हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे और बढ़ भी रहे हैं। दिल्ली के जो और केंद्र सरकार की गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को लेकर के उस पर हम विचार करेंगे। उधर विपक्ष ने सम विषम फॉर्मूले पर एनजीटी की टिप्पणी को सही ठहराया है। हमारे फैसले में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। कोई जनता से डायलॉग नहीं खुला, कोई आपने कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं रखा जिस पे लोग अपनी बात कह सकें। 1 जनवरी से दिल्ली में निजी गाड़ियों को नंबर प्लेट के आधार पर चलाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इसके लिए सम और विषम नंबर प्लेट का फॉर्मूला तैयार किया है। अपने इवन आउट फॉर्मूला को लेकर सरकार पहले से ही साफ नहीं है कि अब
एनजीटी ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया कि सरकार कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार करे जिससे ना सिर्फ गाड़ियों की संख्या में कमी आए बल्कि प्रदूषण में भी गिरावट आए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बात संसद की करें तो राज्यसभा में लगातार चौथे दिन भी गतिरोध देखने को मिला। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के मसले पर विरोध नहीं कर रही। उनके मुताबिक कांग्रेस का विरोध सरकार के रवैये को लेकर है। इस बीच सरकार और उपसभापति पीजे कुरियन ने सोमवार से सदन के सुचारू संचालन की उम्मीद जताई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस का विरोध जारी रहा। कांग्रेस सांसद सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति और उपसभापति की ओर से कई बार की अपील का भी कोई असर होता नहीं दिखा। इस वजह से दोपहर 3:30 बजे तक सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होने पर नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विरोध को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के मसले पर विरोध नहीं कर रही है। सदन की कार्रवाई न चलने का न हमारा कोर्ट से कोई शिकायत है, न गिला है, और न ही नेशनल हेराल्ड से इसका कोई लेना देना है। बीते सत्र में उठाए गए मुद्दों का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दोहरे रवैये को लेकर विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दल से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरी विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ जब सरकार को कार्रवाई करनी होती है उस वक्त चर्चा नहीं होती, उस वक्त एक्शन होती है, और जब सत्ताधारी पार्टी के लोगों पर एक्शन की बात आई तो फिर चर्चा की बात करते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है। इसके साथ ही गतिरोध खत्म करने की कोशिश के तहत उन्होंने विपक्ष से सोमवार से सदन की कार्यवाही सुचारू तौर से चलाने में मदद की अपील की। उपसभापति पीजे कुरियन ने भी ऐसी ही उम्मीद जताई। परसेप्शन बना है तो उस परसेप्शन को ठीक करने का एक ही तरीका है, देर आए दुरुस्त आए। मंडे जो है वो गुड डे हो, मंडे जो है वो वर्किंग डे हो, सोमवार जो है वो शुभवार हो, और सोमवार से हम लोग जो है वो अच्छी तरह से काम शुरू करें। I will appeal to honorable members that Monday onwards let us work, let the government and the opposition sit together discuss and thrash out the issues. इस बीच जेडीयू ने भी सदन नहीं चलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार को विपक्ष से बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा में कल फिर असंसदीय टिप्पणी का मामला उठा। कांग्रेस सांसदों ने विरोध जारी रखा। विपक्ष बीजेपी सांसद से माफी की मांग करता रहा, लेकिन जब सरकार और स्पीकर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लोकसभा की कार्यवाही संसद हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सदन में विरोध जाहिर किया। अगर आप उनको सस्पेंड कीजिए, ना वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी पूछिए, नहीं है तो हमको कोई रास्ता नहीं। ऐसे एटीट्यूड्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। To run the house, why not it is going to be made? Let one apology be made over here. Let the house run smoothly. सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बीजेपी सांसद के आपत्तिजनक बयान को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में सदन को बाधित करना उचित नहीं। आज हमारे माननीय सदस्य के बारे में जो बात कहा गया, आपने निर्णय लिया है, जो कुछ उन्होंने कहा आपने बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये एक बहाना बना के सदन की कार्रवाई बाधित करना यह अनुचित है। मांग खारिज होने के बाद विरोध जाहिर करते हुए कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और जेडीयू ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। 23 सदस्य समिति की अगुवाई बीजेपी सांसद अनिल माधव दवे करेंगे। समिति बजट सत्र के पहले हफ्ते तक रिपोर्ट सौंपेगी। राज्यसभा में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। सोमवार को विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। इस विधेयक के जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है।
विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। विधेयक में सजा की न्यूनतम अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 3 साल और अधिकतम 5 से बढ़ाकर 7 साल कैद करने जैसे कई अहम प्रावधान हैं। गुवाहाटी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल का समर्थन करने के लिए कांग्रेस तैयार है, बशर्ते सरकार उनकी 3 मांगे मान ले। उन्होंने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर कहा कि इस पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष फैसला लेंगे। As far as the stalemate in the parliament is concerned, the impression is being given that we are not interested in the issue of GST. We have clearly said to the government our stance on GST. We have 3 issues on which we differ with them, and that is as far as GST is concerned. भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव अगले महीने दिल्ली में मिलेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने संसद में ये जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक बैठक दिल्ली में होगी। इसमें समग्र वार्ता का खाका तय होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देशों में इस पर सहमति बनी थी। अजीज ने कहा कि दोनों देश कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा विश्वास बहाली के उपायों पर भी बातचीत होगी। आतंकवाद पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वार्ता करेंगे। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में बड़ा उछाल आया है। औद्योगिक सूचकांक की विकास दर बढ़कर 5 साल के शीर्ष स्तर 9.8% पर पहुंच गई है। पिछले साल अक्टूबर में ये दर -2.7% पर थी। वहीं पिछले महीने यानी सितंबर में आईआईपी 3.84% रहा। अक्टूबर में विनिर्माण क्षेत्र ने 10.6% की दर से विकास किया। वहीं खनन और ऊर्जा क्षेत्र का प्रदर्शन भी शानदार रहा। अक्टूबर में त्योहारी सीजन होने की मांग बहुत ज्यादा थी और आईआईपी में बड़ी उछाल की वजह ये भी रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने यह संभावना जताई है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि आरबीआई इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगले हफ्ते बैठक होनी है जिसमें ब्याज दरों पर फैसला होगा। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो भारतीय बाजारों से कुछ पूंजी बाहर जा सकती है। और बात कुछ खास खबरों की। सऊदी अरब में महिलाएं आज पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। नगर परिषद चुनाव में महिलाएं न सिर्फ वोट देंगी बल्कि वो चुनाव भी लड़ रही हैं। चुनाव में परिषद की 2100 सीटों के लिए 978 महिलाओं के साथ 5938 पुरुष उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक करीब 1,30,000 महिलाओं ने वोट देने के लिए खुद को पंजीकृत किया है। हालांकि 13.5 लाख पुरुष मतदाताओं की तुलना में यह संख्या काफी कम है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का फैसला दिवंगत शाह अब्दुल्ला ने किया था। उन्होंने 30 महिलाओं को देश की शीर्ष सलाहकार शूरा परिषद में भी नियुक्त किया था। अमेरिका, रूस और जापान के 3 अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। इन यात्रियों की सफलतापूर्वक रात में लैंडिंग कराई गई। ये लैंडिंग कजाकिस्तान में हुई। रूस की स्पेस एजेंसी ने कहा कि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 141 दिन बिताए। मौसम की बात करें तो कश्मीर में लगातार दूसरे दिन कल भी पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी जहां एक तरफ सैलानियों को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से मुसाफिरों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बर्फ की सफेद चादर से दूर दूर तक ढके ये पहाड़, बर्फबारी का आनंद उठाते लोग। ये नजारा है कश्मीर के गुलमर्ग का, जहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानियों का पहुंचना जारी है। कि कोई फ्रिज में बंद हो गया बड़े से कि एक सुअर की लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम इसको देखी है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग काफी खुश हैं, वहीं यातायात बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ जमा होने की वजह से काजीकुंड में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पर खासा असर पड़ा है। बर्फ पड़ी है तो यहाँ 3 घंटे हो गए फंसे हुए और हाईवे बंद है। जब खुलेगा इसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे खुलेगा तो निकलेंगे। मौसम के मिजाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों की तरफ पर्यटकों का रुख ज्यादा होगा। वहीं मैदानी इलाकों में ठंड से दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबरों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने कल 2020 विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी। भारत 2020 विश्व कप 2016 की मेजबानी करेगा। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत 19 मार्च को पाकिस्तान के साथ धर्मशाला में खेलेगा। भारत के 8 शहरों में 8 मार्च से 3 अप्रैल के बीच इस विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। सेमीफाइनल मुकाबलों की मेजबानी दिल्ली और मुंबई को दी गई है। फाइनल मैच 3 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल BWF वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। कल मौजूदा चैंपियन चीनी ताइपे की ताई जुयिंग ने उन्हें 16-21, 21-18, 21-14 से मात दी। टूर्नामेंट में साइना का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा। साइना अपना पहला मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से हार गई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन वापसी की और विश्व नंबर 1 मारिन को हरा दिया। मगर तीसरे और निर्णायक मुकाबले में साइना को यिंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारतीय कंपनियों को निवेश का न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता आज। बुलेट ट्रेन नेटवर्क समेत कई समझौतों की उम्मीद। तुर्कमेनिस्तान में आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। शांति, सुरक्षा और विकास पर होगी बात। कल रखी जाएगी तापी गैस परियोजना की आधारशिला। पेरिस जलवायु सम्मेलन का आखिरी मसौदा तैयार। मंजूरी के लिए आज होगा पेश। भारत का विकसित देशों से उत्सर्जन और वित्तीय मदद पर लचीला रुख अपनाने पर जोर। नेपाल में नए संविधान पर गतिरोध बरकरार। सरकार और मध्यस्थी नेताओं की बातचीत फिर नाकाम। रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दोनों पक्ष। काबुल के राजनयिक इलाके में आतंकी हमला। स्पेन के एक पुलिसकर्मी की मौत, कई जख्मी। तालिबान से शांति वार्ता के प्रयासों को झटका।